फडणवीस दिल्ली आने वाले हैं। दो तरीके से इस खबर को समझ सकते हैं। पहला तो ये कि क्या वो केंद्र में आने वाले हैं, दूसरा ये कि क्या शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें तलब किया है, वो भी तब जबकि महाराष्ट्र में सियासी घमासान एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है, एक बहुत ही उलझे हुए मोड़ पर है। महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल अभी बना है, यह माहौल ऐसा है जो आने वाले बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। एक तरफ शिवसेना चली गई हाथ से, एक तरफ एनसीपी चली गई हाथ से, लेकिन फिर दोनों तरफ से जोर भी लगने लग गया। अब एक तरफ फिर शिवसेना को वापस लेने की मेरे दादा की पार्टी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई के लिए तारीख मिलने के बाद उद्धव का उत्साह बढ़ गया। शरद पवार इस उम्र में भी, जब उनकी उम्र को लेकर हमला किया गया तो सियासी मैदान में रण में उतर गए, एक एक जगह जाकर रैली कर रहे हैं और खास तौर पर वहां जा रहे हैं जहां छगन भुजबल जैसे नेताओं को उन्होंने उम्मीदवार बनाया और कह रहे हैं जनता से कि गलती हो गई मुझसे। ये सारा कुछ चल रहा है और इसके बीच में फडणवीस क्या कर रहे हैं, बीजेपी कहां है। दरअसल परोक्ष रूप से बीजेपी कहीं नहीं दिखती। भाई ये इनकी पार्टी का मामला, ये इनकी पार्टी का मामला, सरकार चला रहे एकनाथ शिंदे। अपरोक्ष रूप से या पीछे से देखें तो सब कुछ बीजेपी की ताकत देखने को मिलती है। शिंदे भी कह चुके, पवार भी कह चुके, हमारे पीछे महाशक्ति है। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है वो रणनीतिकार है और यहां पर ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनकी जो आपसी खींचतान चल रही है, ये कहीं ना कहीं पार्टियों को तो नुकसान पहुंचा रही हैं। बीजेपी का इसमें क्या फायदा हो सकता है? क्या जनता के पीछे कोई गलत मैसेज तो नहीं जा रहा? ये भी एक एनालिसिस है और इन सारी चीजों को शीर्ष नेतृत्व बहुत बारीकी से देख रहा है। दरअसल बीजेपी के लिए महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में पिछली बार शिवसेना के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया गया था, लेकिन महाविकास अघाड़ी को अगर सहानुभूति मिलती है, अगर ये जो सरकार जिस तरीके से चल रही है, इनमें सीटों का बंटवारा इन घटक दलों में, एनसीपी का अजीत गुट, शिंदे गुट, शिवसेना का और बीजेपी के बीच में सीटों का बंटवारा नहीं होता, तो किस तरह की रणनीति होगी? कौन चेहरा होना चाहिए सरकार का? क्या बीजेपी इस पर भी विचार कर सकती है कि ये लोग अपनी सरकार चलाते रहें और बीजेपी धीरे से बाहर निकल जाए, बीजेपी अपने हिसाब से 2024 की रणनीति बनाए और चुनाव लड़े? ये बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर रणनीतियां बन रही हैं। एक बात और है, अचानक से कोई घटनाक्रम होने के बाद रणनीति नहीं बनती है बीजेपी की। दरअसल इसके पीछे लंबी प्रक्रिया होती है, चाहे वो शिंदे का टूट कर आना हो, चाहे वो अजीत पवार का टूट कर आना हो। महाराष्ट्र की सरकार में अजीत पवार की एंट्री ने सारे सियासी समीकरणों को काफी हद तक बदल दिया है। अजीत के एनडीए में शामिल होने से न केवल शरद पवार को बल्कि सीएम शिंदे को भी बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने अजीत पवार को लाकर एक तीर से दो निशाने, बल्कि तीन निशाने कहना ठीक होगा, भेद दिए। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी ने एक तीर से कैसे तीन रणनीतियों को भेद दिया है। वो कौन सी तीन रणनीतियां हैं जिस पर बीजेपी ने बड़ा दांव लगा दिया है? क्या शिंदे का पावर कम हो जाएगा? लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली आने की चर्चा क्यों हो रही है और दिल्ली आने के मायने क्या हैं। यदि फडणवीस दिल्ली आते हैं तो किसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? अब पहला सवाल, कैसे होगा मंत्रालय का बंटवारा? अजीत पवार भी आ गए, शिंदे गुट में भी सुगबुगाहट देखने को मिल रही, बीजेपी के अपने नेता भी हैं। भाई सबसे बड़ा दल है, बहुत दिन से इंतजार कर रहा है, कैसे होगा मंत्रालय का बंटवारा? महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम को देखते हुए सभी की निगाहें अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हैं। एकनाथ शिंदे पिछले कुछ समय से फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अजीत पवार की एंट्री के साथ कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि इससे शिंदे गुट को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल अजीत पवार की एंट्री से एकनाथ शिंदे के सामने अपने गुट को संभालना बड़ी चुनौती है। अजीत पवार इशारा कर चुके हैं कि उनकी नजर मुख्यमंत्री पद पर है। अजीत पवार वित्त और कृषि समेत तमाम मंत्रालयों की मांग कर चुके हैं। यही कारण है कि लगातार मंत्रिमंडल विस्तार टाला जा रहा है। चर्चा है कि फडणवीस को बीजेपी दिल्ली भेज सकती है। इससे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच गठबंधन में एकजुट बने रहना बड़ी चुनौती होगी। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पहले भी कहा जा चुका है कि जब सरकार चलाने के लिए पर्याप्त संख्या है तो एनसीपी को गठबंधन में शामिल करने की क्या जरूरत थी? पवार की एंट्री के पीछे क्या बड़ी वजह है वो भी मैं आपको बताता हूं। गठबंधन सरकार में पवार की एंट्री में बीजेपी की मजबूरी भी दिखाई पड़ती है और साथ ही साथ में बीजेपी की एक रणनीति भी दिखाई पड़ती है। बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इसके जरिए बीजेपी अब उन 11 लोकसभा क्षेत्रों में सेंध लगा सकती है जो पहले एनसीपी के गढ़ थे। एनसीपी के इन गढ़ों में बीजेपी से अलग मतदाता आधार है। अजीत पवार के शामिल होने से बीजेपी को अपनी पकड़ मजबूत होने की उम्मीद है, लेकिन तब जब अजीत पवार को भी सीटों के बंटवारे में एक सहमति मिलती दिखाई दे।
अब दावा यह किया जा रहा है कि शिंदे गुट भी 13-14 सीटें मांगेगा, अजीत पवार भी 13-14 सीटें मांगेगा, तो 13-14 सीटें बीजेपी के लिए बचेंगी। क्या बीजेपी इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे बीजेपी को पुणे, सतारा और अन्य जो इलाके हैं इसमें पश्चिमी महाराष्ट्र के जिलों में अपना आधार बढ़ाने में मदद मिलेगी। माना जाता है कि फडणवीस और अजीत पवार के बीच अच्छे संबंध हैं, दोस्त हैं दोनों। लोगों का कहना है कि शिंदे अब तक महाराष्ट्र में प्रभाव नहीं डाल पाए और अजीत पवार के आने से वो और कमजोर हो सकते हैं या हो गए। महाराष्ट्र में विवादास्पद विज्ञापन में शिंदे ने स्पष्ट रूप से दर्शाया कि वो लोगों की पहली पसंद है और उन्होंने सरकार में फडणवीस की भूमिका को कम महत्व दिया, ऐसा कई लोगों को लगा। माना जाता है कि शिंदे जिस तरीके से अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे वो भी भारी पड़ गया उन पे। बीजेपी अजीत पवार के जरिए शिंदे को काबू कर सकती है, तो ये एक और निशाना है। एनसीपी पर शरद से ज्यादा अजीत का अधिकार है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। मैं सवाल आपके सामने भी रखता हूं। शरद पवार का चेहरा एनसीपी की पहचान है या उसके काडर का अजीत पवार के साथ में जाना, ज्यादातर विधायकों का अजीत पवार के साथ में जाना, ये उनकी पकड़ को दिखाता है। आप भी अपनी टिप्पणी इस पर करें। शरद पवार और अजीत पवार के बीच जारी कब्जे की जंग में अजीत को पार्टी के कई बड़े नेताओं का साथ मिला है। आंकड़ों के खेल में फिलहाल वो बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार सरकार में शामिल तो हो चुके हैं, लेकिन मंत्रालय का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। उनकी ओर से न सिर्फ खुद के लिए बल्कि एनसीपी के सरकार में शामिल हुए अन्य विधायकों के लिए भी अहम मंत्रालयों की मांग की गई है। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार की बीजेपी के साथ मंत्रालय के बंटवारे को लेकर चर्चा अंतिम दौर में है। कुछ अहम मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट के भी कई अहम मंत्रालय अजीत गुट को दिए जा सकते हैं। अजीत की बगावत से विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार के इस कदम से विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें और अगर विपक्षी गठबंधन में से एनसीपी भी निकल जाती तो बीजेपी को बड़ी राहत मिलेगी। वो बचेगा क्या? महाराष्ट्र की एक और बड़ी पार्टी शिवसेना का एक गुट यानी शिंदे गुट पहले ही एनडीए के साथ में है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी का अलग होना विपक्षी एकता पर बड़ा असर डालेगा, महाराष्ट्र की सियासत में विशेष तौर पर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।